पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ जैस्मिन के साथ उस फ्लेम ड्रैगन के गुफा के अंदर आ गया होता है, क्योंकि वहाँ की एक पिल उसे अपने पास ही हमेशा बुलाते रहती थी। और जैसे वो वहाँ पर जाता है उसे वो पिल मिल भी जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आकर उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए जैस्मिन अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन का खेल वहीं पर खत्म कर देती है। साथ ही वो पिल जो शियाओ को यहाँ से मिली थी उसके अंदर फायर एलिमेंट की पावर होती है, जिसे खाने के बाद शियाओ के अंदर अब फायर एलिमेंट की पावर्स आ चुकी थी और अब वो किसी भी फायर्स को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही उसने अपने एंट्री फेस मैस्टिज्म लेवल को भी अचीव कर लिया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम तियानजुआन कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर शियाओ अपने आप को एक एल्डर के भेस में बदले हुए एक दुकान के ऊपर आता है, जहाँ पर काफी सारी कीमती चीजें खरीदी और बेची जाती है। जैस्मिन उससे कह रही होती है, आगे तुम इस दुकान पे क्या करने के लिए आए हो? जिस पर शियाओ बताता है, यहाँ पर मैं कुछ पैसों के लिए आया हूँ। अपने पास जो मेरी कुछ कीमती चीजें हैं उसे बेचकर यहाँ से मैं पैसे ले लूंगा। साथ ही यहाँ पर दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे कपड़े भी मिलते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कपड़ा भी खरीद दूंगा। जिस पर जैस्मिन कहती है, अरे वाह, तुम तो मेरे लिए इतना सोचते हो, मुझे तो पता ही नहीं था, इसलिए मेरे लिए कोई अच्छा सा कपड़ा खरीद लेना। जिसके बाद शियाओ वहाँ से दुकानदार के पास आता है। तब दुकानदार उससे कहता है, बताइए एल्डर, आप यहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए आए हैं या फिर कुछ बेचने के लिए आए हैं? तब शियाओ उसे वहाँ पर वही फायर हर्ब्स दिखाता है जो उसे फ्लेम ड्रैगन की गुफा के अंदर से मिले थे। ये देखकर तो दुकानदार की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस एल्डर के पास फायर हर्ब्स है। ये तो बहुत ज्यादा प्रीशियस है और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। जिसके बाद वो शियाओ से कहता है, अगर आप मुझे ये देंगे तो इसके बदले मैं आपको 300 मैस्टिक कॉइन दे सकता हूँ। तब ये सुनकर जैस्मिन उससे कहती है, क्या सिर्फ 300? तुम तो कह रहे थे कि ये फायर हर्ब तो बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं, लेकिन इसने तो सिर्फ 300 ही कीमत लगाई है। तब उसे शियाओ समझाता है कि वो 300 कीमत पर्पल मैस्टिक कॉइन की है। वो 300 30,000 ग्रीन मैस्टिक कॉइन के बराबर है और ऐसे ही 3 मिलियन येलो मैस्टिक कॉइन के बराबर है। ये मैं तो जानता था कि ये फायर हर्ब प्रीशियस होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा होते हैं मैंने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। तब दुकानदार शियाओ से कहता है कि आप इसे बेचना चाहते हैं या फिर नहीं? जिस पर शियाओ कहता है, मुझे तुम्हारा ऑफर पसंद आया, मैं इस चीज को बेचने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो दुकानदार एकदम खुश हो जाता है और उसको शुक्रिया करने लगता है कि आपने इतनी अच्छी डील यहाँ पर आकर की, और फिर वो उसे 300 मैस्टिक कॉइन वाला कार्ड दे देता है। तब शियाओ से उस ड्रैगन की पिल दिखाता है। ये देखकर तो वो दुकानदार एकदम ज्यादा डर चुका था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसने अपनी आंखों से ड्रैगन की पिल देखा है, वो भी किंग फेस मैस्टिज्म वाले। शियाओ उससे कहता है, बताओ मुझे कि तुम इसकी क्या कीमत लगाते हो, मैं इसे भी बेचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तब जैस्मिन शियाओ से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये ड्रैगन की पिल कितनी ज्यादा पावरफुल होती है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? तुम ऐसे कैसे इसे बेच सकते हो? फिर शियाओ से कहता है, अरे टेंशन मत लो, मैं तो बस यहाँ पर इसकी कीमत जानने आया हूँ, मैं थोड़ी ना इसे बेचूंगा। तब दुकानदार शियाओ से कहता है, ये ड्रैगन पिल तो बहुत ज्यादा कीमती है, और मैं तो क्या, इस पूरे सिटी के अंदर कोई भी दुकान वाले के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होंगे कि वो इस ड्रैगन पिल को खरीद सके, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है कि मैं जिसके बदले ये ड्रैगन पिल खरीद सकूं। साथ ही दुकानदार उससे कहता है, किंग फेस मैस्टिज्म के ड्रैगन को मारना इतना आसान काम नहीं है, तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ ताकि ये पता कर सकूं कि आपका लेवल क्या है? इस पर शियाओ से कहता है, क्या तुम रूल भूल गए कि यहाँ पर जो भी सामान बेचने या खरीदने आता है उससे उसकी पर्सनल डिटेल नहीं मांगी जाती? ये सुनकर तो दुकानदार घबरा जाता है कि कहीं ये शियाओ उसके साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि जब वो किंग फेस मैस्टिज्म लेवल वाले ड्रैगन को मार सकता है तो वो तो उसे बस चुटकी बजाते ही खत्म कर देगा। इसलिए वो शियाओ के सामने बहुत ज्यादा डरा होता है। तब ऑफर ना होने की वजह से शियाओ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैस्मिन उससे कहती है, क्या कहा था तुमने यहाँ पर आने से पहले कि तुम मेरे लिए एक अच्छे कपड़े खरीदोगे, लेकिन तुमने उसे नहीं खरीदा, तुम मुझे ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते। तब शियाओ पूरे दुकान में कपड़े देखने लगता है, जहाँ पर उसे एक जगह काफी सुंदर सा कपड़ा दिखाई देता है जैस्मिन के लिए, इसलिए वो दुकानदार से उसे खरीदने के लिए कहता है। दुकानदार उससे कहता है, ये 500 मैस्टिक कॉइन के लिए है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और ये पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे कीमती कपड़ा है, लेकिन मुझे माफ कर देना कि मैं आपसे ऑफर नहीं कर पाया, इसलिए माफी मांगने के तौर पर ये मैं आपको फ्री में देता हूँ। जिसके बाद वो उस कपड़े को पैक करके शियाओ को दे देता है, क्योंकि उसने शियाओ के साथ ऑफर ना करके उसकी बेइज्जती की थी और इसी वजह से वो डर भी रहा होता है कि कहीं वो उसे जान से ना मार दे, इसलिए माफी मांगने के लिए उसने फ्री में ही वो
कपड़ा शियाओ को दे दिया। ये सुनकर शियाओ खुश हो जाता है और उससे कहता है तुम्हारी ये दरिया दिली मैं हमेशा याद रखूंगा। जिसके बाद वो कपड़ा लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो उस दुकानदार से ये पूछता है क्या तुम सीकोंग नाम के आदमी को जानते हो? जिस पर दुकानदार कहता है हमारी जिनयू सिटी के अंदर सारे लोग उन्हें जानते हैं क्योंकि वो यहाँ के सेट के एल्डर जो ठहरे। अब जब चाहें वहाँ पर जाकर उनसे मिल सकते हैं। अब शियाओ सिटी के सेक्टर में आता है ताकि सीकोंग से मिल सके क्योंकि उससे मिलने के लिए उसके ग्रैंडपा ने ही उससे कहा था। तब वो आने के बाद अपने ग्रैंडपा का दिया हुआ बैच वहाँ के गार्ड को दिखाता है, इसलिए वो गार्ड उसे सेट के अंदर आने देता है। जैस्मिन उससे पूछ रही होती है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्योंकि ये तो उतनी ज्यादा पावरफुल एकेडमी नहीं दिखाई दे रही है और ये सेट के सारे डिसाइपल भी उतने ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहे हैं मुझे। इस पर शियाओ कहता है जो भी डिसाइपल बड़ी बड़ी एकेडमी या सेक्ट में नहीं ज्वाइन हो पाते हैं वो यहाँ पर आते हैं ज्वाइन होने के लिए। उनके लिए तो ये सुनहरा मौका हो जाता है कि यहाँ पर आकर वो अपना कल्टीवेशन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के कहने की वजह से मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था ताकि मैं यहाँ रहकर अपना कल्टीवेशन कर सकूं। अब शियाओ वहाँ से सीकोंग के पास आता है और जब सीकोंग उसका बैच देखते हैं वो समझ जाते हैं कि शियाओ कौन है क्योंकि वो उसके ग्रैंडपा के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सीकोंग उससे कहते हैं मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के पास मिलने के लिए आने वाला था क्योंकि जो भी मैटर तुम्हारे वहाँ हुआ उससे मुझे भी काफी बुरा लगा, लेकिन मैं यहाँ के किसी मैटर में फंस गया था इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाया। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे शियाओ के कंधे के ऊपर हाथ रख देते हैं और उसकी पावर्स को चेक करना शुरू कर देते हैं कि आखिर अभी शियाओ के अंदर कितनी पावर्स आ चुकी है। और जब वो उसकी पावर्स चेक कर लेते हैं तो वो ये देखकर हैरान रहते हैं कि शियाओ ने अभी तक अपने 16 मेरिटियंस को अनलॉक कर दिया है, जिस हिसाब से वो एंट्री फेस मैसेजम लेवल पर पहुंच चुका है। इसलिए वो उससे कहते हैं तुम तो काफी कम उम्र में इतने अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो, ये तो तुम्हारी अच्छी शुरुआत है। जिसके बाद वो उसे एक बैच भी देते हैं क्योंकि अब वो यहीं का हो चुका है और वो जितनी चाहे यहाँ पर आराम से अपना कल्टीवेशन और प्रैक्टिस कर सकता है। तब वहाँ पर युआन बा भी आता है जो कि किन्यू का भाई है और शियाओ का साला भी है। तब जैसे युआन बा शियाओ को देखता है वो उसे गले लगाना शुरू कर देता है कि अरे आप कहाँ पर थे, मैं तो आपको काफी टाइम से ढूंढ रहा था लेकिन आप तो मुझे कहीं पर दिखाई ही नहीं दिए। तब सीकोंग शियाओ से कहते हैं ये तुम्हें साला लगेगा, मुझे तो नहीं लगा था कि तुमने इतनी कम उम्र में ही शादी कर ली है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं आज रात होने वाले समारोह में तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। जिस पर युआन बा खुश हो जाता है और उनसे कहता है मैं शियाओ को उस समारोह में जरूर लेकर आऊंगा। अब शियाओ जैसे ही सेक्ट के बाहर आता है उसे वहाँ पर दो डिसाइपल आपस में फाइट करते हुए दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसमें से लड़की का नाम लान होता है और लड़के का नाम मूरोंग। दोनों ही काफी अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस किए जा रहे होते हैं और दोनों की पावर्स बिल्कुल बराबर ही लग रही थी, कोई भी जल्दी एक दूसरे को नहीं हरा पाता। लेकिन लान को देखकर तो शियाओ उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद जब लान और मूरोंग की फाइट खत्म होती है तो वो दोनों रुक जाते हैं। जिसके बाद युआन बा उन दोनों को शियाओ से मिलवाता है कि ये तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। तब शियाओ को देखकर लान उनसे कहती है तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हें देखकर तो सेट की सारी लड़कियां तुम पर ही फिदा हो जाएगी, लेकिन युआन बा तो तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ कह रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। लेकिन ये सब देखकर तो मूरोंग को गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो लान को वहाँ से लेकर चला जाता है क्योंकि वो लान को पसंद करता है। तब उसके जाने के बाद शियाओ युआन बा से कहता है तुम मुझ पर एक एहसान करो और किसी के भी सामने मुझे ब्रदर इन लॉ मत कहना वरना मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा। अब हम शाम को होने वाले समारोह का सीन देखते हैं जहाँ पर अलग अलग सेट के लीडर और डिसाइपल आए हुए थे, लेकिन शियाओ को सारे सेट के डिसाइपल के पास अलग अलग वेपन दिखाई देते हैं। ये देखकर वो थोड़ा हैरान रहता है। युआन बा उससे कहता है यहाँ के सारे लोगों के पास वेपन होता है क्योंकि हर समय किसी की भी किससे भी फाइट शुरू हो जाती है, कोई भी सेट का डिसाइपल दूसरे सेट के डिसाइपल के साथ चैलेंज कर सकता है और ये फाइट काफी सालों से यहाँ पर होते आई है इसी समारोह के अंदर। आज तक के हमारा सेट तो इस चीज में कभी नहीं जीत पाया, दूसरे सेट के डिसाइपल हर बार हमारे सेट को हराकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि मूरोंग और लान मिलकर इस बार इस सेट को जीत दिलाएंगे। अब शियाओ ट्राइब से वहाँ पर एक दूसरा यंग मास्टर आता है जिसका नाम चैंग होता है और जैसे वो वहाँ पर आता है सारे लोग उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस सेट के एल्डर भी उससे सबसे पहले मिलने के लिए जाते हैं और उसे आराम से एक जगह पर बैठने के लिए कहते हैं। युआन बा शियाओ को बताता है ये जो चैंग है इस सिटी का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल माना जाता है, इसके सामने तो कोई भी जल्दी फाइट करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि ये सभी को बड़ी ही आसानी के साथ खत्म कर देता है। लेकिन भले ही चाहे
चाहे कितना भी ये क्यों ना पावरफुल हो, इस बार तो मोरोंग और लान मिलकर इसे भी हरा देंगे और हमारे इस सेट की इज्जत जो खोई हुई है वो वापस से हमें मिल जाएगी। तब जुआन जिन ट्राइब का लीडर इस सेट के लीडर से कहता है क्यों ना आज की फाइट शुरू करा दी जाए। मेरे सेट के डिसाइपल आपके सेट के डिसाइपल से फाइट करेंगे ताकि ये देख सके कि हम दोनों के सेट के डिसाइपल में किसके पास ज्यादा पावर्स है। इस पर बाकी सारे सेट के भी लोग कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी हिसाब से तो हमारा भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो चलो इस फाइट को शुरू करते हैं, जिस पर इस सेट के भी लीडर मान जाते हैं। और फिर जुआन जिन सेट का लीडर अपने एक डिसाइपल को सामने लेकर आता है जिसका नाम जुआन होता है। और वो आने के बाद इस सेट के सारे डिसाइपल से कहता है अगर किसी के अंदर भी हिम्मत है तो वो आकर मुझसे चैलेंज कर सकता है, मैं उससे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई भी जल्दी उससे फाइट करने के लिए तैयार ही नहीं होता क्योंकि वो जुआन जिन सेट का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है और उससे जो भी फाइट करेगा वो तो आसानी से हार जाएगा। इस सेट के जितने भी डिसाइपल हैं उनसे वो दुगना के हिसाब से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए कोई भी उससे फाइट करने के लिए तैयार नहीं होता। एक डिसाइपल जैसे ही गुस्से में उससे फाइट करने जाने वाला होता है दूसरे लोग उसे रोक लेते हैं क्योंकि अगर वो उससे फाइट करने गया तो इसमें उसी को काफी ज्यादा चोट लग सकती है। तब काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब जुआन को कोई भी डिसाइपल नहीं दिखता है जो आकर उससे चैलेंज कर सके तो वो खुद ही अनाउंस करता है कि जब कोई भी मुझसे चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है तो अब मुझे ही किसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं उसके साथ फाइट कर सकूं। जिसके बाद वो सारे डिसाइपल को देखना शुरू कर देता है कि आखिर वो किसको सिलेक्ट करे अपने साथ फाइट करने के लिए। तब उसे सामने युआन बा ही दिखाई देता है जो कि अपना खाना खा रहा था। उसे देखकर वो कहता है तुम तो बहुत ज्यादा लंबे और हट्टे कट्टे ही हो, इसलिए मुझे तुमसे ही फाइट करनी है, देखता हूँ कि तुम मुझे हरा पाते भी हो या फिर नहीं। ये सुनकर तो युआन बा हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है कि आप जानते भी हो मैं तो सिर्फ 14 साल का हूँ और मैं आपसे फाइट कैसे कर सकता हूँ, आप तो मुझसे बड़े भी हो और पावरफुल भी हो। लेकिन तब इस सेट के दूसरे डिसाइपल उससे कहते हैं जब उसने तुम्हें चुन लिया है तो तुम्हें उससे फाइट करनी ही होगी, अगर तुमने मना किया तो इस सेट की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी युआन बा को अपना खाना छोड़ते हुए उससे जबरदस्ती फाइट करने के लिए जाना पड़ता है। जिसके बाद अब युआन बा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो जुआन के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन जैसे वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जुआन के ऊपर अटैक करने वाला होता है वो वहाँ से हट जाता है, जिस वजह से युआन बा का ये अटैक बिल्कुल खाली चले जाता है। और फिर जुआन उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़ते हुए उसे बहुत जोर से दबा रहा होता है, जिस वजह से युआन बा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। जुआन तो अपना सारा का सारा गुस्सा बस युआन बा के ऊपर ही निकाल रहा होता है। वो उससे कहता है तुम्हारी बॉडी तो अच्छी खासी है लेकिन तुम तो अंदर से बिल्कुल खोखले हो, तुम्हारे पास तो कोई भी पावर्स नहीं है। जिसके बाद वो उसे किक मारकर वहां से दूर फेंक देता है और जैसे एक जोरदार अटैक उसके ऊपर करके उसकी जान लेने वाला होता है इससे पहले वहां पर शियाओ आ जाता है जो युआन बा को रोक लेता है और उसे संभालते हुए और वो पूरे गुस्से के साथ जुआन की तरफ ही देखना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी शियाओ उसे यहीं पर खा जाएगा। और उसके इतने गुस्से वाले चेहरे को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।